हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, आईएफएससीए या पीएफआरडीए। तो जो भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम होते हैं उनको दिमाग में रख के मैं पीआईबी एनालिसिस करूँगा। पीआईबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके करंट अफेयर्स का, स्पेशली रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए। तो इंग्लिश में वीडियो आएगा और डेली उतनी न्यूज़ नहीं आती है पीआईबी में, तो खासतौर पर सैटरडे संडे को बहुत कम आती है। तो ये 2 दिन का एक साथ रहेगा। 2 दिन में जो भी मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं उसका एनालिसिस आपको दूंगा बहुत ही क्रिस्प वे में। हम कोशिश करेंगे कि ये एनालिसिस 15 मिनट के आसपास का हो, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू का आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स लॉन्च हो गया है। ये लाइव बैच है, 17 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। इसका प्राइस 10,000 रुपये है, लेकिन अगर आप 5 तारीख से पहले खरीदते हैं तो आपको 6,999 रुपये देने होंगे। आपको ये कोड यूज़ करना है GGCA, तभी आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। GGCA पूरा कैपिटल में है, बीच में कोई स्पेस नहीं है। इसमें मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ाऊंगा और बाकी फैकल्टी लाइव वीडियोस पढ़ाएंगे। और ये कोर्स जब तक एग्ज़ाम है तब तक चलेगा। आप इसमें वीडियो कितनी भी बार देख सकते हैं। ये कोर्स इंग्लिश में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 1 दिसंबर की बात करते हैं। 1 दिसंबर को 53 प्रेस रिलीज आए थे। इनमें से काम के थे लगभग 8 से 9। तो देखते हैं कौन से काम के थे। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रेसिडेंट्स कलर है वो दिया। किसे दिया? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को। ये प्रेसिडेंट्स कलर क्या होता है, मतलब प्रेसिडेंट ऐसी क्या चीज़ है जो देती है? तो वो फ्लैग मिलता है, जिसको प्रेसिडेंट्स कलर बोलते हैं। राइट। कई बार सोचते होंगे ये कलर है क्या? क्या ये कोई ताम्र पत्र है? क्या ये कोई सर्टिफिकेट है? क्या ये कोई ट्रॉफी है? ये बेसिकली एक फ्लैग होता है। तो वो फ्लैग दिया, उसको राष्ट्रपति का निशान भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निशान उसे कहा जाता है। प्रेसिडेंट्स कलर का दूसरा नाम है निशान। एएफएमसी पुणे को दिया। एएफएमसी क्या है? एएफएमसी एक मेडिकल कॉलेज है, एएफएमसी पुणे, जो एमबीबीएस वगैरह की जो एजुकेशन है वो करवाता है। आर्म्ड फोर्सेस में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करता है। एक बार डॉक्टर एमबीबीएस करता है एएफएमसी से तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसे आर्मी में सर्व करना होता है। तो एएफएमसी कब बना था? 1948 में बना था, 1 मई 1948। और प्रेसिडेंट्स कलर और किस किस को मिला है 2023 में, अगर आपसे पूछूं तो एक तो रिसेंटली मिला है नागा रेजिमेंट की 3rd बटालियन को, जो हल्द्वानी से ऑपरेट करती है। हल्द्वानी में इसका हेडक्वार्टर है। हल्द्वानी कहाँ है? हल्द्वानी उत्तराखंड में है। राइट। तो हल्द्वानी में रेज की गई थी ये 2009 में। इसको बोलते हैं 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट। 1 अक्टूबर 2009 को हल्द्वानी में रेज की गई थी। इसे भी प्रेसिडेंट्स कलर मिला है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस को भी मिला था 2023 में। हरियाणा पुलिस को मिला था। और आईएनएस द्रोणाचार्य को भी मिला था, जो हमारी इंडियन नेवी का एक ट्रेनिंग सेंटर है। आईएनएस द्रोणाचार्य केरला में है, उसको भी मिला था। तो इन चारों को मिला था, लेकिन हमें थोड़े लेटेस्ट वाले याद रखने हैं। तो बस एएफएमसी और 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट आप याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल अभी अभी केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पे हुआ था। राइट। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल ये एक बेनियल इवेंट है। बेनियल मतलब होता है कि ये 2 साल में एक बार होता है। कई बार आप 2 वर्ड सुनेंगे, एक होगा बाई एनुअल। बाई एनुअल मतलब जो 1 साल में 2 बार हो, जैसे आसियान समिट वो 1 साल में 2 बार होता है, तो बाई एनुअल हो गया। बीनियल बीनियल मतलब जो 2 साल में एक बार होता है। तो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2012 में स्टार्ट हुआ था और अब 2023 में ये 5वीं बार हो रहा है। सो इसका थीम क्या है? इसका थीम है एमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। इसको किसने ऑर्गेनाइज कराया? इसको एक इंस्टीट्यूट है, एक संगठन है, जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन, यानी सिसा। और ये सिसा जो संगठन है ये भी त्रिवेंद्रम में ही है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम वहीं पे है। राइट। पुराना नाम त्रिवेंद्रम है, नया नाम है तिरुवनंतपुरम, एक ही बात है। और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर इसका आयोजन किया सिसा ने। यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ, आयुर्वेद की अगर बात कर रहे हैं तो अभी अभी एक स्कीम लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने करी है। आयुष मंत्रालय के अंडर एक इंस्टीट्यूट आता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस। मैं रिपीट करता हूँ, CCRAS, यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस। तो इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है इंडिया में आयुर्वेद रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम है अग्नि, यानी आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। अग्नि ये आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मिचोंग एक साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में। तो मिचोंग ने काफ़ी तबाही मचाई है, खास तौर पे चेन्नई में, पुदुचेरी में, कुछ हिस्सा जो आंध्रा का था, आंध्र प्रदेश, उसमें भी, यानी बेसिकली बे ऑफ बंगाल में आया था। तो ये नाम किसने दिया था? मिचोंग। ये नाम दिया था म्यांमार ने। तो ये कौन से नंबर का साइक्लोन था? तो इस सीज़न की अगर मैं बात करूं, यानी 2023
2024 वाला जो सीज़न है इसमें ये 6 साइक्लोन अब तक आ चुके हैं। ठीक है, अब ये है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखने हैं। अब इनमें 2 एक साथ आए थे, तो तेज और हमून एक साथ आए थे, इसीलिए हम इन्हें ट्विन साइक्लोन्स बोलते हैं। ट्विन साइक्लोन एक साथ आए थे। ठीक है, अब अगली चीज़ आपको याद रखनी है, ये नाम किस किसने दिए। तो मोचा नाम दिया था यमन ने, बिपरजॉय दिया था बांग्लादेश ने, तेज नाम इंडिया ने दिया था, हमून ईरान ने, मिदिली दिया था मालदीव्स ने, और फिर मिचोंग जो लेटेस्ट आया है ये नाम दिया था म्यांमार ने। अब अगली चीज़ याद रखनी है, ये कहाँ कहाँ पे आए, यानी कि एक अगर मैं और बना दूं तो लोकेशन। अब ये लोकेशन आसान है, देखो ये 6 के 6 इंडियन ओशियन में आए हैं, लेकिन इंडियन ओशियन याद करना इनफ नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशियन में तो बे ऑफ बंगाल भी आता है और इंडियन ओशियन में अरेबियन सी भी आता है। अरेबियन सी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे है और बंगाल की खाड़ी हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो बंगाल की खाड़ी किस किस से लगती है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, और अरेबियन सी लगता है गुजरात से स्टार्ट हो जाता है और फिर नीचे आते जाओ आप महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। तो ये जो लोकेशन है, अब इसमें देखिए याद रखना कितना आसान है। तो इसमें जो साइक्लोन तेज है ये अरेबियन सी में आया, साइक्लोन तेज कहाँ पे आया था, अरेबियन सी में। और साइक्लोन बिपरजॉय ये भी अरेबियन सी में आया था। आपको याद होगा गुजरात में काफ़ी तबाही मचाई थी बिपरजॉय ने, तो ये भी अरेबियन सी में आया। और बाकी सारे बे ऑफ बंगाल में आए हैं, यानी मोचा भी बे ऑफ बंगाल में आया था, राइट, साइक्लोन मोचा। हमून भी बे ऑफ बंगाल में, मिथिली भी बे ऑफ बंगाल में, और मिचोंग भी बे ऑफ बंगाल में। तो 6 में से 2 जो हैं वो अरेबियन सी में आए हैं। तो बिपरजॉय और तेज आए थे अरेबियन सी में और बाकी 4 आए हैं बे ऑफ बंगाल में। नॉट वेरी डिफिकल्ट। वैसे कुछ और साइक्लोन हैं जो आ सकते हैं आने वाले समय में, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा रेमल, उसके बाद आएगा आसना, फिर आएगा दाना और फिर आएगा फेंगल। तो ये रेमल जो नाम है ये ओमान ने दिया है, आसना नाम पाकिस्तान ने दिया है, दाना नाम कतर ने सजेस्ट किया है, और फेंगल नाम सऊदी अरेबिया ने सजेस्ट किया है। और ऑब्वियसली जब ये साइक्लोन आएंगे तभी पता चलेगा ये कहाँ आ रहे हैं, राइट। तो जब ये आएंगे आई विल कीप यू पोस्टेड। अब बात करते हैं, भारत और स्वीडन ने मिलकर फेज़ 2 लॉन्च किया है लीड आईटी का। ये लीड आईटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो लीड आईटी की सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। और COP 28 में इसका फेज़ 2 लॉन्च हुआ है। तो ये पहली बार कब लॉन्च हुआ था, लीड आईटी? लीड आईटी पहली बार लॉन्च हुआ था UN क्लाइमेट एक्शन समिट जो न्यूयॉर्क में हुआ था 2019 में, वहां पर भारत और स्वीडन ने मिलकर लॉन्च किया था। तो लीड आईटी में हम करते क्या हैं, लीड आईटी में हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये बताते हैं कि आप अपना कार्बन एमिशन कम कैसे कर सकते हैं, यानी लो कार्बन टेक्नोलॉजी जो है वो आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हम इंडस्ट्रीज़ को सिखाते हैं। खास तौर पे वो इंडस्ट्रीज़ जिनमें कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम इनको इंडस्ट्री ट्रांजिशन, यानी आप अपने जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनसे नए रिन्यूएबल या जो दूसरी लो कार्बन टेक्नोलॉजी हैं उनमें जाइए, ये हम उनको बताते हैं। तो इंडिया और स्वीडन ने मिलकर इसे लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में जो हुई थी 2019 में, वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इसमें सपोर्ट दिया था अपना। तो लीड आईटी किसके बीच में प्रोजेक्ट है, इंडिया और स्वीडन ने लॉन्च किया था, और अब इसके 38 मेंबर्स हो चुके हैं, जिनमें 18 कंट्री हैं और 20 कंपनी हैं। 38 मेंबर हो चुके हैं, यानी अभी एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है लीड आईटी। अब हम बात करते हैं ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की, जो COP 28 में लॉन्च करा है किसने, ये इंडिया और UAE ने मिलकर लॉन्च किया है, और ऑलरेडी इसको काफ़ी सारे कंट्रीज अपना चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इससे पहले आपको समझना होगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अक्टूबर 2023 में भारत का जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ये क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए थे, जैसे पेड़ लगाना या वेस्ट मैनेजमेंट करना, ट्री प्लांटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। अगर कोई कंपनी या इवन इंडिविजुअल ये एक्टिविटीज़ करता है तो उन्हें ग्रीन क्रेडिट सरकार की तरफ से मिलेंगे, और ये ग्रीन क्रेडिट फिर वो आगे सेल भी कर सकता है किसी दूसरी कंपनी को। यानी ये जो ग्रीन क्रेडिट आप अर्न करोगे कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करके, अलग अलग एक्टिविटी दिए गए थे उसमें, तो वो एक्टिविटीज़ आपको करने हैं, जैसे पेड़ लगाना। तो अगर आप वो काम करते हो तो फिर आपको ग्रीन क्रेडिट सरकार अवार्ड करेगी, और वो ग्रीन क्रेडिट फिर आप किसी को सेल भी कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा जो आगे जाके बनाया जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को ही ग्लोबल स्केल पे पीएम मोदी ले गए और यूएई के साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो ये कंट्री लेवल पे है, और इसमें उन्होंने बस इसी प्रोग्राम को एक ग्लोबल लेवल पे
प्रपोज किया और काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने इसको कहा कि हाँ हम भी इसे करना चाहते हैं। तो इसकी फाइन डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं कि इसमें एग्जैक्टली कैसे ये काम करेगा, किस तरह से ट्रेडिंग होगी, किस तरह से एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन असेंशियली ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत सरकार ने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2023 में, उसी का एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है ये ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। अब हम बात करते हैं बीएसएफ। बीएसएफ आप जानते हैं हमारे दो बॉर्डर्स पे हमारी रक्षा करता है, एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। बीएसएफ हमारे गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और बीएसएफ का जो फाउंडेशन डे था वो था 1 तारीख को, यानी कि 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को बीएसएफ का फाउंडेशन डे मनाया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल जो है हम इसे बोलते हैं। अब इसमें जो मेन इवेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? याद रखिए, बीएसएफ का जो मेन इवेंट हुआ था इस बार वो हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, हजारीबाग में हुआ था। और बीएसएफ कब बना था? बीएसएफ 1965 में, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म हुई थी उसके बाद बना था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्टेटहुड डे भी मनाया था, यानी नागालैंड का जो स्टेटहुड डे था वो था 1 दिसंबर। उसके बाद पीएम मोदी ने जब अपनी स्पीच दी थी तो उसमें 2-3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे इंडिया कॉप 33 को होस्ट करना चाहता है 2028 में। उससे पहले तो कॉप 29 और कॉप 30 भी होगा। कॉप 29 होगा बाकू में, अजरबैजान की कैपिटल, और कॉप 30 होगा ब्राज़ील में, राइट। और अगर आपसे पूछ लें कि ब्राज़ील में कहाँ पे होगा कॉप 30, तो एक शहर है, अमेज़न के जो जंगल हैं वहीं पे, अमेज़न नदी के किनारे, बेलेम दो पारा। बेलेम दो पारा, बेलेम दो पारा, ये एक शहर का नाम है, यहाँ पे होगा 2025 में कॉप 30। और कॉप 29 बाकू में होगा। इंडिया कॉप 33 को होस्ट करना चाहता है 2028 में, ये पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के टारगेट हैं हम उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या टारगेट है हमारे? ये 5 टारगेट हैं जिन्हें हम पंचअमृत बोलते हैं। और इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% आ सकता है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जा रहा है। इंडिया नेट जीरो बनना चाहता है 2070 तक। भारत अपना कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन कम करना चाहता है 2030 तक। हम हमारी जो इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी है उसे 45% कम करना चाहते हैं 2030 तक। हमारा जो पूरे इंडिया में जितना भी एनर्जी यूज़ होगा उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी होगा 2030 तक। और 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम डेवलप करेंगे 2030 तक। क्लियर? तो ये जो चीज़ें हैं ये पांचों हम अचीव कर लेंगे 2030 तक, ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने जताया है। उसके बाद 2 दिसंबर की हम बात करते हैं। 2 दिसंबर में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था, 1-2 ही चीज़ें थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यूएस इंडिया सीईओ फोरम, यहाँ पे विभिन्न जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इंडिया और यूएस की, उनके जो सीईओ वगैरह हैं वो आपस में बैठ के बात करते हैं। तो वहाँ पे जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने वो गए थे और उन्होंने एक अपनी स्पीच में 2 वर्ड यूज़ करे कि हमने कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, जैसे निहित और जैसे फिस्ट। निहित और फिस्ट। अब ये निहित और फिस्ट क्या है ये आपको बताता हूँ। पहले फिस्ट की बात करते हैं, फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। ये फिस्ट कब लॉन्च हुआ था? फिस्ट लॉन्च हुआ था सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 में। ये बेसिकली एक हमारा जो इंटरनेट है पूरा, हमारा जो ये ऑनलाइन ट्रेड और ये सब होता है, ये एकदम सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, राइट। इंटरनेट मोर ओपन, एक्सेसिबल, सेफ, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर, उसके लिए लॉन्च किया गया था फिस्ट। फिस्ट की फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। तो ग्लोबल साइबर पीस समिट हुई थी, वहां पे इसको लॉन्च किया था। उसके बाद है निहित। निहित इंडिया यूएस सीईओ फोरम का ही प्रोडक्ट है निहित। निहित में जो एमएसएमई है भारत में, और भारत में लाखों एमएसएमई हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे नॉलेज शेयरिंग करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और सारे मिलके थ्राइव करेंगे। उसके लिए प्लेटफॉर्म है निहित, यानी ट्रेड, नॉलेज और इनोवेशन को इंप्रूव करने के लिए एमएसएमईज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था निहित। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, फिस्ट और निहित, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आईडेक्स की बात करते हैं। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DIO, ये चलाता है आईडेक्स को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे चलाता है। आईडेक्स क्या है? हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करता है और प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? आईडेक्स में 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपीस तक का जो ग्रांट है वो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा प्राइवेट कंपनीज को इनोवेशन करने के लिए डिफेंस सेक्टर में। तो अभी इन्होंने 300वां कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। कौन सी कंपनी के साथ? इस कंपनी का नाम है अगनित सेमीकंडक्टर, AGNIT, अगनित सेमीकंडक्टर।
और ये कंपनी क्या बनाती है, ये सेमीकंडक्टर बनाती है, गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर, राइट, गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर बनाती है। तो आईडेक्स के तहत 300वां कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्नित सेमीकंडक्टर के साथ। यहां पे आपको बता दूं, एक योजना चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, स्प्रिंट, ये इंडियन नेवी के लिए चलाई थी। इंडियन नेवी इस्तेमाल करना चाहती है आईडेक्स का, एनआईआईओ का और टीडीएसी का, तो इसका नाम है स्प्रिंट। तो स्प्रिंट में भी वही है, प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करना, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना। आईडेक्स तो मैंने आपको बता दिया, आईडेक्स पहली बार लॉन्च हुआ था 2018 में और इसको डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। फिर एनआईआईओ क्या है, नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, ये भी जो नेवल टेक्नोलॉजी है उसको इंप्रूव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एनटीएसी। और एक है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2020 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो इंडियन नेवी ने एक स्प्रिंट नाम की योजना चलाई हुई है जिससे वो प्राइवेट सेक्टर के साथ डीपली मिलकर काम कर सके। और बाद में जब आईडेक्स पॉपुलर होने लगा तो एक और स्कीम आ गई थी, आईडेक्स प्राइम। इसमें अमाउंट बढ़ा दिया गया था, इसमें 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का अमाउंट कर दिया गया था। तो आईडेक्स में 1.5 करोड़ तक का ग्रांट मिलता है प्राइवेट कंपनीज को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है ग्रांट 1.5 करोड़ तक का, और आईडेक्स प्राइम में 1.5 से 5 करोड़ तक का ग्रांट उन्हें मिलता है। अब हम बात करते हैं ये एसबीएम गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस की। एसबीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन। तो गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी। तो बस इसमें आपको ये याद रखना है, भारत में हम गोवर्धन प्लांट लगा रहे हैं, यानी बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं। अब एक तो गोवर्धन योजना के तहत लग रहे हैं। गोवर्धन योजना को कौन चलाता है, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो टारगेट क्या है हमारा गोवर्धन योजना का, गोवर्धन योजना का टारगेट ये है कि हमें 2026 तक 15,000 टन पर डे, 15,000 टन पर डे कैपेसिटी के बायो सीबीजी यानी बायो कंप्रेस बायोगैस प्लांट हमें सेटअप करने हैं। बायो सीबीजी प्लांट हमें कितनी कैपेसिटी, जितने भी हम सेटअप करेंगे उनकी टोटल कैपेसिटी 15,000 टन पर डे की होनी चाहिए 2026 तक। ये टारगेट है हमारा गोवर्धन योजना का, जिसे जल शक्ति मंत्रालय चलाता है। और जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जब बजट आया था 2023 का तो उसमें यह अनाउंस किया गया था कि भारत में 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगेंगे, यानी गोवर्धन प्लांट लगेंगे गोवर्धन योजना के तहत। इसमें 10,000 करोड़ का खर्चा हमारी सरकार करेगी। कितने लगेंगे, 500। और इन 500 में 200 होंगे कंप्रेस बायोगैस प्लांट और 300 होंगे कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट, लेकिन टोटल होंगे 500। तो बजट में अनाउंस किया गया था कि हमें 500 गोवर्धन प्लांट लगाने हैं और इनकी टोटल क्षमता मिला के कितनी होनी चाहिए, 15,000 टन पर डे, 15,000 टन पर डे। लेकिन हम जो बायोगैस प्लांट लगाते हैं भारत में, एक और योजना के तहत लगाते हैं जिसको बोलते हैं सतत। सतत योजना को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यही मंत्रालय उज्ज्वल योजना को भी चलाता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जिसमें सब्सिडी मिलती है एलपीजी गैस के सिलेंडर खरीदने के लिए। सतत की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये है सतत। सतत में हमारा क्या टारगेट है, ये योजना 2018 में स्टार्ट हुई थी। इसमें हमारा टारगेट है 5,000 कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाने हैं और इनकी जो बायोगैस टोटल कितना प्रोड्यूस हमें करना है, तो हमें टोटल बायोगैस प्रोड्यूस करना है 15 मिलियन टन, 15 मिलियन टन, ठीक है। तो 15 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी आनी चाहिए 5,000 कंप्रेस बायोगैस प्लांट से। ये टारगेट है हमारा सतत स्कीम का। अभी रिसेंटली सतत योजना को आगे बढ़ा भी दिया गया है। सरस फूड फेस्टिवल, एक सरस मेला भी होता है जिसको बोलते हैं सरस आजीविका मेला, और सरस फूड फेस्टिवल दोनों को कराता है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो बस यही क्वेश्चन आता है, इसमें जगह जगह से इंडिया से लोग आते हैं और वो अपना जो लोकल कुजीन है, फूड है, उसको शोकेस करते हैं। ग्रामीण इलाकों से जो लोग आते हैं वही आते हैं, राइट। तो सरस फूड फेस्टिवल करवाया गया। और हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक टारगेट है कि भारत में 2 करोड़ लखपति दीदी होनी चाहिए। लखपति दीदी मतलब ऐसी महिलाएं जिनकी साल की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपए हो। तो 2 करोड़ लखपति दीदी का हमारा टारगेट है। उसमें भी हेल्प करता है ये फूड फेस्टिवल, क्योंकि महिलाएं भी आके अपने फूड स्टॉल वगैरह यहाँ पे लगाती हैं। इस तरह के मेले दूसरा मंत्रालय भी करता है, जैसे एक दिव्य कला मेला लगता है, दिव्य कला मेला दिव्यांग लोगों के लिए। दिव्य मतलब दिव्यांग लोगों के लिए जो कला मेला है, वहाँ वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसको चलाता है, इसको ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और एक लगता है हुनर हाट। हुनर हाट में मेनली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब बात करते हैं यूएन पीस कीपिंग। इनकी जो बैठक हुई थी सालाना, यूएन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये घाना की कैपिटल आक्रा में हुई थी। आक्रा इस साल के लिए 2023 के लिए यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड बुक कैपिटल भी थी। और 2024 में वर्ल्ड बुक कैपिटल होगी फ्रांस का शहर स्ट्रेसबर्ग, विश्व पुस्तक राजधानी स्ट्रेसबर्ग। तो घाना की कैपिटल आक्रा में हुई थी।
और यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गया कि माली में जो मिशन है पीस कीपिंग मिशन वो अब खत्म हो रहा है। इस मिशन का नाम था मिनुस्मो। ये अब खत्म हो रहा है क्योंकि माली में अब काफ़ी पीस है, तो वहाँ पीस कीपिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भारत ने ज्वाइन कर लिया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये क्या होता है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को भारत ने, उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको इंडिया ने अभी अभी ज्वाइन किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को किसने बनाया था? इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था 1963 में। इसका काम यह था कि जो कंज्यूमर है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड हैं वो सेट करता है ये कमीशन। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में इंडिया ने क्या कहा? इंडिया, इनकी अभी बैठक हुई थी, 46th मीटिंग अभी हुई थी FAO की। तो वहीं पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक भी हुई थी रोम में, क्योंकि FAO का हेडक्वार्टर रोम में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने ये कहा था यहाँ पे, एक तो ऑब्वियसली इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बन गया है, तो इंडिया एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, एशियन रीजन को इंडिया रिप्रेजेंट करेगा, राइट। दूसरा, इंडिया ने ये कहा कि मिलेट्स के आप स्टैंडर्ड, क्योंकि मिलेट्स भी एक बहुत पॉपुलर फूड हो गया है। 2023 का साल ईयर ऑफ द मिलेट था और 2024 का साल ईयर ऑफ द कैमलेट्स यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो मिलेट्स बहुत सारे हैं, फिंगर मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट और पर्ल मिलेट, बहुत सारे मिलेट होते हैं। इंडिया ने कहा कि आप सबके स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दो। जैसे पल्सेस के, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने पल्सेस, इतनी सारी दाल होती हैं, राइट, तूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, उन सब के स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं कि उनके स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी के लिए क्या होने चाहिए। ऐसे ही आप जितने भी तरह के मिलेट्स हैं सबके डिफाइन कर दो। अब ये सारे मिलेट्स के डिफाइन नहीं है, सिर्फ दो ऐसे मिलेट्स हैं जिनके स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं। एक तो है सोरघम, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार, सोरघम, और एक है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट को बोलते हैं बाजरा। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट्स को एक नाम दिया था, श्री अन्न, श्री अन्न, राइट। तो सोरघम यानी कि ज्वार और पर्ल मिलेट यानी बाजरा, बस इन्हीं के स्टैंडर्ड डिफाइन है। तो इंडिया ने ये कहा कि आप सारे मिलेट्स के स्टैंडर्ड डिफाइन कर दो, क्योंकि इंडिया एक लीडरशिप चाहता है मिलेट्स में, राइट। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में जितने भी UN कंट्रीज हैं सारे इसके मेंबर हैं। इंडिया ने भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को ज्वाइन किया हुआ है। 1963 में ये बना था, इंडिया ने अगले साल ही 1964 में इसको ज्वाइन कर लिया था। ये हमारा वीडियो था PIB एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसे मैंने बताया, मेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो देने की कोशिश रहेगी कि 15 मिनट के अंदर ही आपको हर 2 दिन का PIB, उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम के लिए आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कराएंगी। हमारा, मैं याद दिला दूं, RBI ग्रेड बी का कोर्स बस अब स्टार्ट होने वाला है। 17 जनवरी से लाइव क्लासेस हैं और मेरी क्लासेस जो हैं वो आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, 10,000 इसका प्राइस है। लेकिन 5 जनवरी तक आप अगर कोड यूज़ करते हैं GGCA, मैं कोड फिर से बता देता हूँ, GGCA, तो आप इसको सिर्फ 6999 में खरीद सकते हैं। आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं खरीदने के लिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पे जा सकते हैं, या फिर बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया, उस पर भी क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला वीडियो कल आएगा जिसमें मैं 3 और 4 दिसंबर के जो PIB है वो कवर करूंगा। मैंने दिसंबर महीने से स्टार्ट किया है, उतना सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 6 महीने का काफ़ी होता है और एग्जाम जून से पहले नहीं होगा, तो 6 महीने का काफ़ी रहेगा। तो मिलते हैं फिर 3 और 4 दिसंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।